चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स। किसी भी एग्जाम की अगर अपन तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चैप्टर को अगर अपन पढ़ रहे हैं तो अपने को सबसे पहले तो ये आइडिया होना चाहिए कि वो जो चैप्टर है, मैं जो एग्जाम दूंगा, आप कौन सा एग्जाम देंगे? आप देंगे आरबीएससी बोर्ड एग्जाम। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम आप देंगे 2026। ठीक है। अब आरबीएससी बोर्ड जो है वो इस चैप्टर रियल नंबर्स को कितने मार्क्स में पूछता है? तो ये जो 4 मार्क्स का ये चैप्टर है, आपके वेटेज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मार्क्स वेटेज कितना है आपके पास में? 4 मार्क्स का। इसमें मेन 3 पॉइंट्स है जहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। नेक्स्ट है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। आपको कुछ इंटीजर्स मिलेंगे, उनके एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ मींस क्या होता है? एचसीएफ मींस होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ये आपको फाइंड आउट करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। पहले तो आपको इनकी फुल फॉर्म क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स। अभी तक आपने ये देखा है कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, ये सब आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। अभी हम क्या पढ़ेंगे कि इरेशनलिटी नंबर अगर कोई है, जैसे √5 नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। ये आपके सामने लिखा है। अब ये इरेशनल क्यों है और इरेशनल इसको कैसे प्रूव करेंगे वो अपन इसमें पढ़ेंगे। तो मार्क्स वेटेज जो है इस चैप्टर का वो कितना हो गया? आपके 4 मार्क्स का हो गया, जिसमें 2 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू यानी आपको ऑप्शन मिलेंगे A B C D, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके लिखना होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे और एक क्वेश्चन आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा जिसमें 2 मार्क्स का होगा। मोस्टली ये जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये या तो आपको एलसीएम और एचसीएफ वाले कंसेप्ट पर बेस्ड होगा या फिर इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स पर बेस्ड होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन इनसे रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इन 9-10 क्वेश्चन के अंदर मैं आपको इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करवा दूं। आपको क्वेश्चंस के नंबर्स को ऑब्जर्व नहीं करना, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइप को ऑब्जर्व करना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो मैं उस क्वेश्चन को किस टाइप से क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द HCF ऑफ 44 एंड 99। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है? सर मेरे को HCF फाइंड आउट करना है। किसका? एक तो सर 44 नंबर है और सेकंड नंबर है सर 99। ये मेरे को क्या करना है सर? फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझिएगा कि ये कैसे फाइंड आउट होगा। सबसे पहले तो आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे सर? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको 44 और 99 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझिएगा, 44 जो नंबर है इसमें यूनिट प्लेस पे आपको 2 दिखाई दे रहा है। यूनिट प्लेस पे क्या दिखाई दे रहा है? सॉरी 4 दिखाई दे रहा है। अब 4 जो है यूनिट प्लेस पे अगर किसी नंबर के 4 है, दैट मीन्स वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। चलिए तो आपको सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। वापिस मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 1। अब 11 जो है, 11 एक कैसा नंबर है? 11 सर एक प्राइम नंबर्स है। तो प्राइम नंबर, जो भी प्राइम नंबर होगा वो उसी इटसेल्फ खुद से क्या होगा? डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए तो 11 को मैंने 11 से क्या कर दिया सर? डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ जाएगा मेरा 1। 1 आते ही आपका 44 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 9 की तरफ। 9 में 99 जो आपको दिख रहा है, ये जो 99 नंबर है ये स्टार्टिंग होगा 2 से, ये 2 से डिविजिबल
नहीं होगा, बिकॉज यूनिट प्लेस आपको दिख रही है, यूनिट प्लेस क्या है इसकी 9 है, यूनिट प्लेस क्या है 9 है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होता तो वो नंबर डिविजिबल होता कंप्लीटली, किससे 2 से डिविजिबल होता, लेकिन मेरे को यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल आपके नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर है सर 2 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा सर 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स अगर डिविजिबल है 3 से, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है, देन दो जो गिवन नंबर है वो आपका क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो नंबर क्या है सर 99, 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, 18 जो है वो 3 से क्या होता है कंप्लीटली क्या होता है डिवाइड होता है, कितने टाइम 3 6 जा 18। चलिए तो यहाँ पे मैं 3 से डिवाइड करता हूँ 99 को, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई, वापस 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 और 1 11। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि 11 इज ए प्राइम नंबर, इट्स ओनली डिविजिबल बाई इटसेल्फ, दैट मीन्स 11 इज डिविजिबल बाई 11 और आंसर आएगा 1। 1 आते ही 99 का आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, अब मेरे पास जो 44 है 44 का तो सर प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू 2 इंटू 11, एंड जो 99 है 99 का आपके पास में प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 3 इंटू 3 इंटू 11। बहुत इजी है, आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करके आप एचसीएफ आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। मेन इसमें जो है गिवन नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल जितने भी है, डिविजिबिलिटी रूल आपको क्या होने चाहिए लर्न होने चाहिए। इसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको अगर जिन भी बच्चों को डिविजिबिलिटी रूल में प्रॉब्लम है वो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब 44 और 99 दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ जो होगा किसका किसका सर 44, 99 का जो एचसीएफ होगा वो इनमें से, जैसे देखो 2 2 11 और इसमें 3 3 और 11, इसमें आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स निकाल के उनका कॉमन फैक्टर्स निकाल के उनका आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स का आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है सर, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या 2 इसमें है, 2 इसमें है क्या कहीं पे, नहीं सर 2 नहीं है, दैट मीन्स जो 2 है वो दोनों में कॉमन नहीं है। नेक्स्ट ये 2, अब ये 2 इसमें है बट इसमें नहीं है, ये 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, ये 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब कॉमन फैक्टर मेरे को यहाँ पे एक ही दिख रहा है और वो कौन सा है सर, वो है सर 11। कौन सा है 11, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 11। क्या लिख देंगे 11। और अगर कोई कॉमन फैक्टर इसमें होता तो मैं 11 के साथ में उसका क्या कर देता, मल्टीप्लाई कर देता, लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा आपके पास में, एचसीएफ आ जाएगा सर 11। कितना आ जाएगा सर 11 हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। एचसीएफ का अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इस टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर्स चेंज हो सकते हैं बट एचसीएफ को जो करने का जो प्रोसेस है, जो मेथड है एचसीएफ फाइंड आउट करने का, वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 182, 72, 252 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेथड कौन सा लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को क्या क्या फाइंड आउट करना है मैं लिख देता हूं। एक तो सर मेरे को एचसीएफ किसका फाइंड आउट करना है, 180, 72, 252 का क्या फाइंड आउट करना है सर, एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एंड द सेकंड इज मेरे को एलसीएम फाइंड आउट करना है 180, 72, 252, इनका क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। चलिए तो सबसे पहले तो हम 180, 72 और 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्योंकि लिखा है जो एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है वो कौन से मेथड से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूं मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका
एलसीएम फाइंड आउट करना। तो पहले 180 के प्राइम फैक्टर्स करूंगा मैं। 180 को 2 से डिवाइड करूंगा बिकॉज यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 180 को 2 से डिवाइड किया तो सर आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास में 18 को 2 से डिवाइड किया 9 और 0 का 0। 90 को 2 से डिवाइड करूंगा तो सर 9, 2 4 जा 8, 4 टाइम 1 बचा 0 आया 10, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 45, 45 को 4 प्लस 5, 4 प्लस 5, तो सम ऑफ डिजिट्स कितना आ गया 9, दैट मीन्स 45 इज डिविजिबल बाई 3। तो 45 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 1 बचा पीछे 5, 3 5 जा 15, 15 को वापस 3 से डिवाइड किया, तो 15 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो 5 और 5 को 5 से डिवाइड किया 1। अब मैं बात करता हूँ 72 की। 72 को 2 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 1 बचा 2 6 जा 12, 36 को 2 से, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 18 को फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 18 को 2 से डिवाइड किया तो 9, 9 को 3 से, तो आंसर आएगा 3, 3 को 3 से। यहाँ पे अपने 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर है सर 252। 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन, यूनिट प्लेस पे नंबर कौन सा है 2, तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से डिवाइड किया तो 1, फिर 2 4 जा 2, 2 जा 4 और 1 बचा 2 6 जा 12, 126 डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 63, 63 में देखो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9, दैट मीन 63 इज डिविजिबल बाई 3। 63 3 से डिविजिबल हो सकता है। चलिए तो 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21, 2 प्लस 1 3, ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, 21 7 7 और ये आ गया आपके 1। अब HCF के लिए इन सब के प्राइम फैक्टर्स को मैं क्या करूंगा, पास में लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, 180 का HCF, 180 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए सर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। और जो मेरे पास में 72 है उसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और 252 के जो प्राइम फैक्टर से हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये हो गया आपके पास में प्राइम फैक्टर्स 180 के, ये 72 के और 252 के। अब HCF फाइंड आउट करने के लिए पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कॉमन फैक्टर्स। तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 2 2 और 2, तो 2 यहाँ पे कॉमन है तो मैंने 2 लिख दिया। फिर वापस 2 2 और 2, ये 2 भी यहाँ पे क्या है, कॉमन है, तो ये भी हम इसका भी इसमें प्रोडक्ट निकालेंगे। उसके बाद में 3 3 और 3 भी कॉमन है तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद वापस 3 3 और 3 फिर से कॉमन है तो फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद में ये 5 इसमें, तो इसमें 2 है, इसमें 7 है, ये 5 इसमें, ये 2 इसमें, ये 7 इसमें, तो कॉमन नहीं है। ये सारे नंबर इनमें तीनों में कॉमन नहीं है तो ये इसमें प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इज इक्वल टू 2 को 2 से, 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। ये आ गया आपका 36, ये इसका HCF कितना हो जाएगा 36। अब उसके बाद में हम बात करते हैं LCM की। किसकी बात करेंगे, LCM की। LCM फाइंड आउट करना भी इनका बहुत आसान है। LCM के लिए ध्यान से देखिए, आप इन्हीं प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से LCM भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो LCM के लिए आप क्या करोगे, LCM इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स का यूज हुआ है इसमें, इनमें जो प्राइम फैक्टर्स का यूज हो रहा है, एक तो 2 है सर, उसके बाद 3 है सर, उसके बाद 5 है सर, और उसके बाद 7 है सर। इन सब का आपको हाईएस्ट पावर जिसमें आ रही है वहां से उठाना है। जैसे सबसे ज्यादा बार 2 कहां से आया, यहां से 2 कितनी बार है सर, 2 1 और 2, यहाँ पे 2 कितनी बार है 1 और 2, यहाँ पे 2 कितनी बार है 1 2 3, यहाँ पे 2 कितनी बार है 2। तो आप 72 में से 2 को उठाएंगे, और कितनी बार है 3 टाइम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 टाइम। कितनी बार लिख देंगे हम यहाँ पे
3 टाइम, तो 2 ये लिख दिया हमने 3 टाइम। तो 2 का मामला यहाँ पे हो गया सर खत्म। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है सर अपने पास में 3 देखो यहाँ पे, यहाँ से 3 ये रहा आपका 3, ये देखो 2 टाइम यहाँ पे है, 2 टाइम यहाँ पे है और 2 टाइम यहाँ पे। तीनों में 3 जो है वो इक्वल टाइम है, तो आप कहीं से भी 3 को यहाँ से उठा करके वहां पे एलसीएम के लिए ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टाइम 3 को क्या कर दिया, इसमें 3 इंटू 3 लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर 3 का काम खत्म। उसके बाद 5 देखिए 5 इसमें 1 टाइम, इसमें एक भी बार नहीं, इसमें एक भी बार नहीं, तो सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट पावर किसमें आया है 5 का, 180 में। तो जितनी भी पावर है 5 की वो सब उसमें क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो इनटू मैंने लिख दिया 5 और नेक्स्ट नंबर जो है मेरे पास में नेक्स्ट प्राइम नंबर है सर 7 देखो यहाँ पे 7 मेरे को, यहाँ पे तो 7 है नहीं, इसमें के प्राइम फैक्टर्स में भी 7 नहीं है, यहाँ मेरे को एक 7 दिख रहा है। तो यहाँ पे 252 में 7 की जो पावर है वो हाईएस्ट है। तो यहाँ से जितनी बार भी यहाँ 7 लिखा है उनको उठा करके इसके प्रोडक्ट में हम लिख देंगे। अब एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इन सब का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और फिर पीछे देखो यहाँ तक 24, फिर 5 3 जा 15, ये लिखा मैंने 15 और मल्टीप्लाई बाई 7, ये मैंने इन सब का प्रोडक्ट कर दिया। चलिए तो एलसीएम इज इक्वल टू 24 को 15 से और जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 24 इंटू 15, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 12, फिर मल्टीप्लाई 4 एंड 2, इनको कर देंगे प्लस। तो 0 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 2 3, 360 कितना आ गया यहाँ पे 360। तो यहां से अपन 360 को अब वापस किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो इन तीनों नंबर्स का, किन किन नंबर्स का, 180 72 एंड 252 का एलसीएम आपके सामने होगा। चलिए तो 360 मल्टीप्लाई बाई 7, 076 जा, यहाँ से 360 मल्टीप्लाई बाई 7, 076 जा 42 का 2 फॉर कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 4 25। तो एलसीएम जो आ जाएगा आपके सामने 2520, इसका क्या हो जाएगा सर एलसीएम। तो एलसीएम 2520 एंड एलसीएम इज 36। तो इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किन्हीं भी 3 नंबर्स का, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स का आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ आप इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 2366, इफ एलसीएम इज 182 देन द एचसीएफ ऑफ द नंबर, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गिवन क्या है मेरे को, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, लेट 2 नंबर्स आर ए एंड बी, जो है अपने 2 नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट आपको 200 गिवन क्या है, गिवन है सर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ए इंटू बी इज इक्वल टू 2366, इफ एलसीएम इज 182 और एलसीएम जो है एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 182, देन द एचसीएफ ऑफ नंबर, आपको इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ, किन दोनों नंबर का, ए और बी का एचसीएफ आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सबसे अब इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये रिलेशन होता है 2 नंबर्स और उन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम में। तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपके ए इंटू बी, यानी कि 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ जो होगा वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या होगा सर, इक्वल होगा।
चलिए अब जो जो वैल्यूज अपने को गिवन है वो हम इसमें पुट करेंगे। क्या क्या वैल्यू गिवन है, एक तो मेरे को a इंटू बी, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 2366 वैल्यू है, उनकी वैल्यू में यहाँ पुट करूंगा, और एलसीएम जो 182 है उसकी वैल्यू में यहाँ पुट करूंगा। तो पीछे मेरे पास बचेगा एचसीएफ, और एचसीएफ ही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। चलिए तो एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम है सर 182, तो 182 इज इक्वल टू 2366। यहाँ से अगर एच सी एफ आपको फाइंड आउट करना है तो एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 2366 अपॉन 182। 182 यहाँ पे आपके सामने मल्टीप्लाई में है, 182 HCF के साथ में मल्टीप्लाई में, तो जैसे ही इसका ट्रांसफर उधर होगा तो 182 कहाँ जाएगा सर, डिवाइड में आपके वहां पे पहुंच जाएगा। तो HCF ऑफ A कॉमा बी इज इक्वल टू, यहाँ से दोनों नंबर 2366 और 182 2 से कट होते हैं, तो इसको 2 से कट किया तो 1183 और 182 को कट करेंगे तो 91 आपके आ जाएगा। सही बात है। दोनों नंबर्स को 13 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा HCF कितना आ जाएगा, 13। यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। जब आप 1183 को 91 से डिवाइड करेंगे तो जो दोनों नंबर का HCF होगा वो कितना होगा सर, 13 होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब भी आपको अगर दो नंबर्स A और B हैं और अगर उनका HCF और या फिर LCM, ये 4 क्वांटिटीज है, A B 2 नंबर्स एंड HCF और LCM, इन चारों में से अगर आपको कोई भी 3 क्वांटिटीज गिवन हो और कोई भी एक पूछ ले तो आप इस फॉर्मूले का इजीली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये और इसके जैसे और दूसरे बनने वाले क्वेश्चन सारे कैसे हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4, HCF and LCM of two integers are 12 and 336 respectively. If one integer is 48 then find the another integer। चलिए उसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जिसका क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। एक तो आपको HCF जो है वो गिवन है 2 इंटीजर्स का, कितना गिवन है सर, 12, और एक आपको LCM जो है वो गिवन है, LCM है सर 336, और 1 इंटीजर्स यानी फर्स्ट इंटीजर A हम लेट करते हैं तो A की वैल्यू आपके पास में 48 है, और सेकंड इंटीजर्स B की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इनमें रिलेशन का एक फॉर्मूला अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में जिक्र किया था, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, HCF of A comma B into LCM of A comma B is equal to A into B। ये इनमें रिलेशन है, इसमें वैल्यूज अपन पुट करेंगे। तो HCF कितना हो गया सर, 12 इंटू LCM कितना हो जाएगा, LCM है सर 336 इज इक्वल टू A है सर 48 और B की वैल्यू आपको क्या करनी है सर, फाइंड आउट करनी है। चलिए तो यहाँ से अगर मेरे को B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले मेरे को 48 का इस तरफ ट्रांसफर, B को यहाँ पे अपने को सेपरेट करना पड़ेगा। चलिए तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस साइड में अपने पास में है 12 इंटू 336 अपॉन यहाँ हो जाएगा सर 48। तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के लिए ध्यान समझिएगा, 12 की टेबल से हम इन दोनों नंबर्स को कट कर देंगे, तो 12 की टेबल से 12 1 जा 12 और 48 को कट कर देंगे तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और 12 4 जा 48। तो 4 टाइम में ये कट हो जाएगा। तो अब आपके सामने क्या बचेगा, अब बचेगा सर 1 इंटू 336 डिवाइड बाई 4, तो B की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 336 को 4 से क्या कर देंगे डिवाइड, 4 से डिवाइड करने पर 4 7 जा 28,
4 8 जा 32, तो 8 जो 4 8 जा 32 माइनस किया 1 6, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 0, तो b की वैल्यू आ गई 84। तो इस टाइप से आपने सेकंड नंबर फाइंड आउट कर दिया 84। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। 196 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी एक्सपोनेंट्स का सम अपने को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को 196 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, बहुत आसान है प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना। 196 यूनिट प्लेस डिजिट 6 है तो डिवाइड बाई 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, तो 9 टाइम 18, 19 माइनस 18 1, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। 98 is also divisible by 2, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 49, 49 is divisible by 7, तो 49 divisible हो जाएगा 7 से, तो 7 7 7 से divisible 1। अब यहाँ से 196 को हम लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो यहाँ से 196 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इंटू 7 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में जो एक्सपोनेंट्स का जो सम है, सम क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और प्लस 7 की पावर 2, तो सम हो गया सर 4। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की पावर्स का सम फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से पावर 2, यहाँ से पावर 2, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। तो 196 के प्राइम फैक्टर्स के जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उनका सम कितना हो जाएगा सर 4। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का पूरा प्रोसेस आपको समझना है कि किस टाइप से हम किसी भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं। रूट 5 की जगह रूट 7, रूट 11, रूट 3, ऐसा कोई भी नंबर, दैट मीन्स स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको कभी प्राइम नंबर्स मिल जाए तो वो जो नंबर होगा वो कैसा नंबर होगा, आपके इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, वो एक इरेशनल नंबर वो आपके पास में होगा। अब अगर इसको रूट 5 को एक इरेशनल नंबर आपको अगर प्रूव करना है तो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो आपको रूट 5 को लेट कर लेना है, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। सबसे पहले आपको क्या लेट कर लेना है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर होगा, और अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो रूट 5 को मैं p अपॉन क्यू के क्या लिख सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं q का ट्रांसफर इस साइड से इस साइड करूंगा तो q यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा p इज इक्वल टू रूट 5 इंटू क्यू। ये आपके इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 1। यहाँ से इस स्क्वायर रूट को रिप्लेस करने के लिए मैं बोथ साइड का क्या करूंगा, स्क्वायर बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करूंगा तो p का स्क्वायर p स्क्वायर एंड रूट 5 q का होल स्क्वायर किया जाएगा, तो p का स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू, अंदर जो भी है, अंदर कौन कौन बैठे हैं, ब्रैकेट के अंदर 5 है और q है, तो जो स्क्वायर है वो रूट 5 का भी होगा और q का भी होगा। चलिए, तो रूट 5 का स्क्वायर 5 और q का स्क्वायर q स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू q स्क्वायर। ये हो गया आपके इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से एक कंसेप्ट आपको समझना होगा कि अगर मैं आपको एक नंबर लेट करने के लिए कहूं कि ऐसा नंबर लेट करो जो डिविजिबल हो 5 से, किससे डिविजिबल हो
5 से। तो आप क्या ऐसा नंबर x लेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं कहूँ कि 1 रख दो तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या 1 5 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर ऐसा नंबर आपको लेट करना है जो 5 से डिविजिबल हो तो आप क्या लेट करेंगे? 5x। अब आप x की प्लेस पे कुछ भी पुट करके रख दीजिए, कुछ भी पुट कर दीजिए, जो भी नंबर आपको मिलेगा वो कैसा होगा? वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैंने x इज इक्वल टू 2 रख दिया तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10। 10 इज डिविजिबल बाई 5। तो 5x जो है वो 5 से डिविजिबल है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बिकॉज आप 5 से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर किसी नंबर में 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 5 से डिविजिबल भी होगा। इसको समझने में आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी। तो 5x अगर 5 से डिविजिबल है तो क्या 5 इंटू क्यू स्क्वायर दैट मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर में क्या 5q स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा क्या? बिल्कुल डिविजिबल होगा 5 से, बिकॉज यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई जो हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 5q स्क्वायर वैल्यू किसकी है? पी स्क्वायर की। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि पी स्क्वायर जो है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब बीच में मैं आपको एक इस क्वेश्चन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जानकारी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए रेशनल नंबर के बारे में। कि यहाँ पे जो हमने p और q लिया है, ये p और q एलिमेंट ऑफ z है, यानी p और q इंटीजर्स हैं। क्या है p और q? p और q सर इंटीजर्स हैं। और एक और नई बात जो है, p और q जो है वो सर को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है सर? को प्राइम नंबर्स है। इसका मतलब HCF ऑफ p कॉमा q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिनका HCF, जिन टू नंबर्स का HCF 1 होता है उन्हें हम को प्राइम नंबर्स बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, आपने इसी चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर p स्क्वायर को 5 से डिविजिबल है तो p जो होगा वो 5 से हमेशा क्या होगा? p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। p भी हमेशा 5 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। चलिए, तो उसके बाद में नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे? नेक्स्ट बात करेंगे p अगर 5 से डिविजिबल है तो अगर p को मेरे को कुछ लेट करना है तो मैं क्या लेट करूंगा? p इज लेट, ये मैंने लेट किया है तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे लेट p इज इक्वल टू 5x। सही बात है। दोनों तरफ का क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो p का स्क्वायर p स्क्वायर और 5x का होल स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन से p स्क्वायर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? सिर्फ p स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 5q स्क्वायर से। तो p स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। 5 का ट्रांसफर यहाँ से उस तरफ अगर मैं करूंगा तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5x स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर। यहाँ से इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 2 से आप कह सकते हैं कि q स्क्वायर जो है, जैसे अभी हमने बात की थी कि 5q स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, वैसे ही 5x स्क्वायर 5 से डिविजिबल है बिकॉज इसमें 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5x स्क्वायर वैल्यू किसकी है सर? q स्क्वायर की। तो मैं यहाँ से इक्वेशन 2 से लिख सकता हूँ बाई इक्वेशन 2 कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो थ्योरम के
बाई थ्योरम जो हमने आप इस चैप्टर में पढ़ी थी कि Q इज ऑल्सो डिविजिएबल बाई बाई 5। यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप भी अपने को पता चली है कि जो नंबर P है वो भी डिविजिएबल है सर 5 से, और जो नंबर Q है वो भी डिविजिएबल है 5 से। इसका मतलब 5 इसमें कॉमन है, 5 इसमें कॉमन फैक्टर है। कैसा फैक्टर है? कॉमन फैक्टर है। अगर 5 इसमें कॉमन फैक्टर है तो P और Q का जो HCF होगा, P और Q का जो HCF होगा वो कितना होगा? 5 होगा। और अगर 5 इनका HCF होगा, लेकिन हमने तो सुना था कि HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यहाँ पे HCF 5 आ रहा है। इसका मतलब ये जो आपने P अपॉन Q जो रेशनल नंबर लेट किया था ये एक रेशनल नंबर नहीं है, और ये अगर रेशनल नंबर नहीं है तो √5 भी एक रेशनल नंबर नहीं होगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि P और Q का HCF कितना लेके आ गए हम? 5। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। कॉन्ट्राडिक्शन, माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा कॉन्ट्राडिक्शन, ये हमारे पास में कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन के कारण हमने जो एज्यूम किया था कि √5 एक रेशनल नंबर है, ये क्या है? झूठ है। अगर रेशनल नंबर का क्या नहीं है तो √5 एक कैसा नंबर हो जाएगा अपने पास में? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट √7 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये भी अभी मैंने बताया था कि √3, √7, √5 इन सब को इर्रेशनल प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सॉल्यूशन क्या है सर? सेम है। चलिए, तो सबसे पहले तो मेरे को √7 को प्रूव करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो मैं √7 को लेट कर लूंगा कि ये एक लेट √7 इज ए रेशनल नंबर। ये हमने क्या कर लिया? लेट कर दिया। ठीक है सर। अब अगर √7 एक रेशनल नंबर है तो √7 को मैं P अपॉन Q के इक्वल लिखूंगा, क्योंकि P अपॉन Q फॉर्म में ही रेशनल नंबर होते हैं, जहां पे P और Q एलिमेंट हैं Z के, और P और Q का जो HCF होगा, P और Q का जो HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। P Q कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर। कैसे नंबर होंगे? P Q को प्राइम नंबर होंगे। चलिए, यहाँ से मेरे को Q को ट्रांसफर इस तरफ करना होगा, Q यहाँ पे डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से हो जाएगा P इज इक्वल टू √7 इंटू Q बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो P का स्क्वायर P स्क्वायर, और √7Q का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, दोनों लोग का एक साथ अगर होल स्क्वायर करना हो तो हमेशा क्या करेंगे? स्क्वायर करना हो तो हमेशा होल स्क्वायर करेंगे। तो P का स्क्वायर P स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 से हमें एक बात पता चलती है कि कोई भी नंबर अगर आपको लेट करना हो जो 7 से डिविजिएबल हो तो कैसे लेट करोगे? जैसे मैंने x लेट कर लिया और x की जगह पे मैंने 5 पुट कर दी वैल्यू। x तो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। 5 पुट किया तो क्या अब x की जो वैल्यू आपने लेट की थी जो 7 से डिविजिएबल है, क्या वो 7 से डिविजिएबल है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि 5 7 से डिविजिबल है। तो अगर आपको कोई ऐसा नंबर लेट करना है जो 7 से डिविजिबल है तो आप क्या लेट करोगे? 7x। x की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी पुट किया कर दीजिए, जो भी नंबर आपको आएगा। जैसे मैंने 7 इंटू x की वैल्यू 3 पुट की तो 7 3 ज़ा 21, डिविजिबल है 7 से। मैंने x की वैल्यू 7 इंटू 10 पुट कर दी तो 7 10 ज़ा 70, डिविजिबल है 7 से। तो अगर आपने ऐसा नंबर लेट करना है जो 7 से डिविजिबल हो तो वो क्या होगा? 7x। तो बिल्कुल इसी टाइप से यहाँ पे आपको जो नंबर दिख रहा है 7Q स्क्वायर, ये 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ से 7 से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। और 7Q स्क्वायर वैल्यू किसकी है?
पी स्क्वायर की। तो मैं यहाँ से बाई इक्वेशन नंबर 1 में कह सकता हूँ कि पी स्क्वायर जो है इज डिविजिएबल बाई, पी स्क्वायर इज डिविजिएबल बाई 7। पी स्क्वायर किससे डिविजिएबल होगा? 7 से डिविजिएबल होगा। और आपने थ्योरम पढ़ी है कि अगर p स्क्वायर 7 से डिविजिएबल है तो p इज ऑल्सो डिविजिएबल बाई 7। तो p अगर 7 से डिविजिएबल है, अगर मेरे को p की कोई वैल्यू अगर लेट करनी हो तो मैं क्या लेट करूंगा? p जो है वो 7 से डिविजिएबल है। अभी मैंने आपको कहा था अगर कोई ऐसा नंबर लेट करना हो जो 7 से डिविजिएबल है तो आप क्या लेट करोगे? 7x। तो ये मैंने लेट किया, लेट p इज इक्वल टू 7x। फिर से दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड्स p का स्क्वायर p स्क्वायर और 7x का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूं ताकि अपन यहाँ से पूरे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ से बाई इक्वेशन 1 से p स्क्वायर की वैल्यू p स्क्वायर की प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 7q स्क्वायर। तो 7q स्क्वायर इज इक्वल टू 49x स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 49x स्क्वायर अपॉन 7। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। यहां से इसको ऑब्जर्व करिए, यहां से ये जो लिखा है 7x स्क्वायर, बताइए 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। 7x स्क्वायर डिवाइड बाई 7, हमेशा ये 7 इस 7 से कटेगा और ये 7x स्क्वायर 7 से कंप्लीटली क्या होगा? डिविजिबल होगा। और ये 7x स्क्वायर वैल्यू किसकी है? q स्क्वायर की। तो यहां से मैं इस बाई इक्वेशन 1 से मैं कह सकता हूं कि q स्क्वायर इज डिविजिएबल बाई 7, और q स्क्वायर अगर 7 से डिविजिएबल है तो q इज ऑल्सो डिविजिएबल बाई 7। ठीक है, अब यहां से इस लाइन से q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7 और p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, इन दोनों लाइनों से मेरे को ये बात पता चलती है कि p और q दोनों नंबर 7 और 7 से डिविजिबल हैं। दोनों नंबर अगर 7 से डिविजिबल है मतलब 7 p का भी फैक्टर है और 7 q का भी फैक्टर है। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया। क्या हो गया? इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर हो गया 7, और कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अपन HCF बोलते हैं। तो यहाँ से इन दोनों नंबर का HCF ऑफ P, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। जबकि हमने स्टार्टिंग में देखा कि अगर ये P अपॉन Q एक रेशनल नंबर है तो इनका HCF कितना होना चाहिए? 1। यहाँ पे HCF 7 आया। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो क्या है? गलत है। हमने एज्यूम किया था कि √7 एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमने जो लेट करके हम चल रहे थे उसका यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, और इसी कॉन्ट्राडिक्शन के कारण ये जो √7 है ये एक रेशनल नंबर नहीं है। √7 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर आपके हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। क्लास 10th बोर्ड के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, बहुत आसान है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया 2 माइनस 5 √3, 1 माइनस 3 √2 और 5 माइनस 6 √7 और 5 प्लस 2 √11,
ऐसे नंबर्स को अगर आपको इरेशनल प्रूव करना है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। इनका प्रोसेस पिछले क्वेश्चन से कुछ थोड़ा सा आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें सब में एक एक नंबर ऐसा है जो इरेशनल है। जैसे इसमें √3 है, इसमें √2 है, इसमें √7 है, इसमें √11। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो भी नंबर गिवन है उसको लेट कर लेना है। लेट 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। आपको सबसे पहले तो उसको एक रेशनल नंबर क्या कर लेना है, लेट कर लेना है। रेशनल नंबर लेट कर लिया। अब 5 माइनस √3 किसके इक्वल होगा सर, P अपॉन Q के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से मेरे को 5 माइनस √3 इज इक्वल टू P अपॉन Q हो गया। अब मेन पॉइंट है, आपको हमेशा इसमें इरेशनल नंबर क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है। आपको इसमें क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है। इसमें √2 है, इसमें √7 है, इसमें √11 है। इरेशनल नंबर को इस इक्वेशन के एक तरफ आपको हमेशा अकेला करना है। जैसे इसको √3 को मेरे को अकेला करना है, तो मैं √3 को उधर और P अपॉन Q को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो 5 माइनस P अपॉन Q इज इक्वल टू √3 उधर गया तो प्लस का अपॉन में 1 है, एलसीएम Q आ जाएगा। Q डिवाइड बाई 1, Q को 1 से डिवाइड किया तो Q आएगा और Q को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5Q माइनस P इज इक्वल टू √3। यहाँ से अगर मैं इस नंबर को ऑब्जर्व करूं तो 5Q एक रेशनल नंबर है, P भी एक रेशनल नंबर है, और रेशनल में से अगर मैं रेशनल को माइनस करूंगा तो रेशनल ही नंबर मेरे को मिलेगा। इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर है ये रेशनल है और जो ये डिनोमिनेटर है ये भी रेशनल है। और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करने पर रेशनल नंबर ही अपने को मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि 5Q माइनस P अपॉन Q जो है इज ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर है ये, एक रेशनल नंबर होगा। और जो √3 होगा वो एक कैसा नंबर है, ये हम सबको पता है कि ये √3 जो है ये एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और इतना सब लोग जानते हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। और इस इक्वेशन में इक्वल लिखा हुआ है तो ये कंडीशन आई है 5 माइनस √3 को एक रेशनल नंबर लेट करने से। तो हमने जो लेट किया है उसका यहाँ पे क्या हो गया है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। हमारी एजम्पशन यहाँ पे गलत हो गई है। इसी गलत एजम्पशन के कारण जो हमने लेट किया है उसका उल्टा हम लेंगे तो 5 माइनस √3 को हमने रेशनल लेट किया था, रेशनल नहीं होकर के 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर आपके हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम के पेपर में इसी टाइप के इजी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलना होगा नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 7 माइनस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपके जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स का जो हमने सबसे पहले जिक्र किया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, जो 2 मार्क्स के जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ये उन टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। इनके अलावा किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 1 से बनने वाले जितने भी MCQ हैं, क्योंकि इस चैप्टर से आपके कितने MCQ आएंगे, 2 MCQ आपको मिलेंगे 1 मार्क्स के। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर से बनने वाले MCQ के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे सामने लिखा हुआ है 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है। तो वही तरीका है, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर, ये हमने लेट कर लिया। तो 7√5 किसके इक्वल होगा, P अपॉन Q के। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर जो भी अवेलेबल हो, यहाँ पे मेरे को इरेशनल नंबर √5 दिख रहा है तो मैं √5 को क्या कर दूंगा, अकेला। तो 7 का ट्रांसफर करेंगे, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो P अपॉन 7Q
पी और 7, पी एक रेशनल नंबर है, 7 क्यों रेशनल नंबर है, रेशनल को रेशनल से डिवाइड करोगे तो रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि P अपॉन 7Q जो है, P अपॉन 7Q इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर, जबकि √5 जो है इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं कि कोई भी जो रेशनल नंबर है वो कभी भी किसी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो इस एराइजन कॉन्ट्राडिक्शन के कारण, इस कॉन्ट्राडिक्शन के कारण, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने 7√5 को रेशनल नंबर क्या कर लिया था, लेट कर लिया था। तो इसके कारण मैं इस कॉन्ट्राडिक्शन के कारण कह सकता हूं कि हमारी जो एजम्पशन है वो क्या है, गलत है। 7√5 को हमने जो रेशनल नंबर लेट किया था वो एक रेशनल नहीं, 7√5 एक कैसा नंबर हो जाएगा, आपके इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। मैंने आपको इस चैप्टर से बनने वाले